सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। हम लोग आज अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 2 से। जो टॉपिक नंबर 1 था वो हम कर चुके थे। आज हम टॉपिक नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। सेम पीडीएफ में सारी आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है टॉपिक 1 और 2 की। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का जो बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन है इसको पढ़ लिया था। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। अगर आप उस तरीके से पेपर में आंसर्स को फ्रेम करोगे तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आपके टीचर जो है वो आपको देंगे। ठीक है, मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं कि रेशियो क्या होता है, परसेंटेजेस क्या होते हैं। बहुत फटाफट आप इसको देख लोगे 2x की स्पीड पे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करना पहला वाला जो वीडियो है इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक जो है वो देख लेना 5.1, ताकि आपको अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये चीजें और आसानी से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलो हालांकि इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ। बात करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हमारे तीन मेन न्यूट्रिएंट्स आते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है इसको आप बहुत लोग बोलते तो हैं कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है क्योंकि हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब ज्यादा, बड़ा, और न्यूट्रिएंट मतलब जो फूड आइटम हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स आते हैं। मैं बात कर रहा था वाटर की, तो वाटर क्या होता है? वाटर हमारा जनरली एक रेगुलेटरी आइटम होता है। रेगुलेटरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि भाई ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चीजें हम खाते हैं उनको पचाने में मदद करता है। और वाटर के अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, अगर आप बात करोगे रफेज की, तो जो भाई रफेज होता है या फिर आप फाइबर अगर बोल लो, तो फाइबर जनरली हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही काउंट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अलग से कोई कैटेगरी नहीं डालते। तो हमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आज पढ़ना है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, उसमें हम मेन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में। ठीक है, तो क्या न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए लार्ज अमाउंट या क्वांटिटी में, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। दे सप्लाई एनर्जी, प्रमोट बॉडी ग्रोथ एंड मेंटेन आवर बॉडी। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। चलो फटाफट इनके बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताता चल दूंगा, ताकि आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। ये मैंने एक टेबल आपके लिए बना दी है, समरी टेबल है, इससे आप इसको रिवाइज कर सकते हो। फटाफट इसको आप चाहो तो यहाँ देख लो। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फूड आइटम्स, इनका काम क्या होता है? ये हमें क्विक और एफिशिएंट एनर्जी देते हैं। तो आप जो दाल, रोटी, चावल ये सब खाते हो ना, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। जो आप ब्रेड खा रहे हो, आप चीनी खा रहे हो, या फिर आप चॉकलेट खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं, जिनसे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है या फिर एफिशिएंट यानी कि अच्छी एनर्जी मिलती है। द प्राइमरी फ्यूल, कार्बोहाइड्रेट हमारा प्राइमरी फ्यूल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। फॉर ब्रेन एंड मसल्स ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो हम कोई भी काम करते हैं, हमारा दिमाग कुछ भी काम कर रहा है या फिर हमारी मसल्स कोई भी काम कर रही है, तो जो प्राइमरी फ्यूल है यानी कि प्रोटीन और फैट के पहले जो चीज हमारी बॉडी में हेल्प करेगी एनर्जी बनाने में, वो कहलाती है कार्बोहाइड्रेट। और ये एक फॉर्म में होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, और इसी फॉर्म में हमारी एनर्जी को यूज किया जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब ये स्टोर होता है तब हम इसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। इतना ज्यादा आप टेंशन मत लेना, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, ताकि बाई चांस अगर टर्म सुनने को मिले तो आप समझ जाओ कि ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ये सब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स राइस, व्हीट, ब्रेड, फ्रूट्स, पोटैटो, शुगर, ये सब आपका कार्बोहाइड्रेट में आएगा। प्रोटीन्स क्या करते हैं भाई? जिम जाते हैं, बहुत लोग को जिम जाते हुए देखा होगा। प्रोटीन पाउडर खाना है, चिकन खाना है, मीट खाना है, एग्स खाना है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन क्या करता है? हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। आपकी जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको ग्रो करने में और उनको रिपेयर करने में प्रोटीन हमारी मदद करता है। बिल्ड्स मसल, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड सपोर्ट इम्यूनिटी। मसल्स को बिल्ड करता है। एंजाइम्स जो कि हमारे केमिकल कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म या जो बाकी प्रोसेस होते हैं बॉडी के, उनको तेज करने में हेल्प करते हैं। हार्मोन जो कि हमारे ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जिनसे हमारे मूड होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम में चलती हैं वो सब। और इम्यूनिटी को भी मेंटेन हमारा प्रोटीन करता है। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल है? एग्स हो गया, मिल्क, फिश, चिकन, लेंटिल्स, बीन्स, ये सब हमारा इसका एग्जांपल होगा। लास्ट हम बात करते हैं फैट्स की। तो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड सपोर्ट सेल फॉर्मेशन। अब फैट जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फैट्स को भी आप बोल सकते हो कि ये भी एक एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है, लेकिन ये हमारे प्राइमरी फ्यूल नहीं है, ये सेकेंडरी फ्यूल है जो कि हमें एनर्जी देते हैं। छोटा सा अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एनर्जी सिस्टम करके एक टॉपिक होता है जो कि बैचलर्स ऑफ मास्टर्स में पढ़ाया जाता है फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को। तो उसमें बहुत सिंपल सा एक टर्म होता है कि जब हमें लंबे टाइम तक एनर्जी चाहिए होती है, तो सबसे पहले बॉडी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के वहां से एनर्जी लेती है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर बॉडी में खत्म हो गए तो वो फिर वो फैट से मदद लेती है, और अगर फैट्स भी खत्म हो गए तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए पहली बात, तो फैट्स खत्म हो जाए। लेकिन अगर हो गए तो फिर बॉडी हमारी मसल्स को तोड़ के प्रोटीन की मदद से हमारी
एनर्जी देना शुरू करती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो आप समझ गए होगे कि प्राइमरी सेकेंडरी का क्या मतलब है जो मैं बोल। ठीक है, अब ये जो फैट्स होते हैं विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ए डी ई के विटामिन जो है, नीचे भी हम विटामिन के बारे में हमको पढ़ना है। ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो फैट की हमारी लेयर होती है वो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगी। नट्स हो गए, सीड्स, घी, ऑयल, बटर, एवोकाडो, ये सब हमारे फैट्स के एग्जांपल होते हैं। तो ये पूरा एक समरी टाइप का था। आई होप आपको इसे समझ में आ गया होगा। अब फटाफट हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। प्राइमरी फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का? प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ये हम पहले देख चुके हैं, एनर्जी हमें देगा। एलिमेंट्स क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के ही कंपाउंड से बनके आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बनते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दो टाइप के होंगे। पहला आपका होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा आपका होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जांपल्स में आपके आ सकता है, लिखने को आ सकता है, या फिर आपको नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। देखो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है? ये सब आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें भी अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल देना चाहूं तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो आपके होते हैं ये आपके मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड्स। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर सिर्फ शुगर का सिंगल कंपाउंड होता है। वहीं पे आपके जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हैं ये आपके क्या है? ये आपके डाइसैकेराइड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप इनके बारे में जानना चाहो या पेपर में लिखना चाहो तो जो आपका सुक्रोज होता है ये आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, हमने क्या बोला था कि ये तीनों क्या है? डाइसैकेराइड्स हैं। तो डाइसैकेराइड्स का मतलब दो कंपाउंड है, यानी कि मोनोसैकेराइड्स 1 + 1 होगा तो 2 बन जाएगा। तो जो हमारा सुक्रोज होता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो माल्टोज होता है ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। और जो लैक्टोज होता है ये हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरल चीजें हैं, अगर आप याद कर लेते हो तो भाई तो पूरे मार्क्स आने आपके, एकदम कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज से। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके वाटर में घुल जाते हैं। टेस्ट में स्वीट लगते हैं। 16 मेन सोर्सेज होते हैं, पर इतना ज्यादा सोर्सेज आपको जरूरत नहीं है क्योंकि सोर्सेज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, जैसे कि स्टार्च हो गया, डेक्सट्रिन्स हो गया, ग्लाइकोजन की बात हमने ऊपर करी थी। जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में, या ग्लूकोज स्टोर होता है। सेलुलोज आर नॉट इन स्वीट इन टेस्ट एंड आर सॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट क्रिस्टलिन, तो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर इनका आपस में नहीं होता है। सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेड, सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, वेजिटेबल, होल पल्सेस। अब देखो एक सिंपल सा टर्म मैं आपको बताता हूं, उससे आप इसको बड़े अच्छे से समझ जाओगे, एग्जाम्पल समझ जाओगे। जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको क्यों बोला गया स्वीट इन टेस्ट? क्योंकि ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी को कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है इनको पचाने के लिए, फिर एनर्जी देने के लिए। हम इनको खाते हैं और जल्दी से हमें कुछ टाइम के लिए एनर्जी मिल जाती है। जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं? चॉकलेट खाते हैं, बनाना खाते हैं, टॉफीज खाते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, वो शुगर्स हैं, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जाएंगी और वो तुरंत आपकी बॉडी में एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देगी। वहीं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये आपके बॉडी में पचने में तो टाइम लेते हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम तक एनर्जी ये आपको देते हैं। जिसके एग्जांपल्स क्या हो गए? दाल, रोटी, चावल, सब्जियां जो हम खाते हैं ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं। पचने में थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन लंबे पूरे पूरे दिन के लिए हमें ये एनर्जी दे देते हैं। वहीं सिंपल वाले चॉकलेट्स, टॉफीज खाओगे थोड़ी देर के लिए आपको एनर्जी मिलेगी लेकिन क्विक एनर्जी मिलेगी क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। इतनी सारी बातें अगर मेरी सुनोगे ना, अगर कुछ बातें भी याद रह जाएंगी दिमाग में तो आंसर लिखने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स इज देयर केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन में फर्क है। वो मोनोडाइसैकेराइड्स हैं, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं स्वीट के। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैव अ सिंपलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशंस कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल वाले बड़े सिंपल हैं, सिंगल सिंगल चेन बनी है। कॉम्प्लेक्स में बड़ी लंबी सी चेन यहाँ पे बन जाएगी। रोल इन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस, दे रिक्वायर लेस वाटर इन द डाइट। तो इनको कम पानी चाहिए होता है अपनी बॉडी में घुलने मिलने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, चलो तो आई होप आप कार्बोहाइड्रेट समझ गए होंगे कि क्या है। हिंदी में भी आप इसको रीड कर सकते हो। फटाफट प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन का कॉम्पोजिशन क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। तो ये आपके इसके पार्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेल के लिए। साइज क्या होता है? ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, ये सीधे सीधे हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जबकि ये हमारी बॉडी में एमिनो एसिड्स में टूटते हैं। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे प्रोटीन्स को
एमिनो एसिड्स में तोड़ता है और उसके बाद फिर ये हमारे जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, फिर जहां भी जरूरत है, हार्मोन्स को जरूरत है, सेल के प्रोटेक्शन की जरूरत है, या फिर हमारी मसल्स को जरूरत है, तो फिर ये हमारे उन पार्ट में जाना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आपने सुना होगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो ये क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में होते हैं 9, ठीक है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब होता है कि हमें इनको अपनी डाइट से कंज्यूम करना पड़ता है, यानी कि टोटल हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। एसेंशियल होते हैं 9, और ये हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। जबकि नॉन एसेंशियल जो होते हैं ये होते हैं टोटल 11। वैसे तो इससे बहुत ज्यादा हो सकता है, अगर तोड़ते चले जाओगे, बट जनरली हम इसको कहेंगे ये होते हैं 11, और ये हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेचुरली प्रोड्यूस्ड कौन करेगा? बॉडी। और ये क्या है? ये है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स जब बॉडी में जाते हैं तो हमारा सॉरी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में उनको तोड़ता है, और फिर वो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट में जाते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है? तो ये नए टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है, ग्रोथ करता है। जो ब्रोकन टिश्यूज है, जब जिम जाते हो जो मसल्स में दर्द होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे टिश्यूज मसल जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उनको रिपेयर करने में प्रोटीन मदद करता है। बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स, तो हमारी बॉडी में वाटर और एसिड्स जो होते हैं उसको बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा। और जो एंटीबॉडीज होती हैं ये भी हमारी बॉडी में मदद ये करता है। इम्यूनोग्लोबिन करके हमारी बॉडी में एक आप ऐसे कह सकते हो कि एक चीज होती है, ज्यादा टेंशन मत लेना, तो उसमें प्रोटीन हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन सके, ठीक है। चलो, रिक्वायरमेंट्स देखो, मैंने आपको पहले बताई थी, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है पर आइडियल बॉडी वेट। इफ प्रोटीन इज नॉट टेकन इन appropriate अमाउंट, इट कैन लीड टू डिजीजेस लाइक मैरास्मस एंड क्वार्शियोर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लो। अगर प्रोटीन के बारे में लिखने आएगा तो ये पॉइंट लिख देना और हाईलाइट कर देना कि अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में नहीं लेते हो तो आपको मैरास्मस और क्वार्शियोर, ये दो डिसीजेस हो सकते हैं, और जो जनरली बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, ये किसी को पता ही नहीं है। जो हमारे जैसे जो गरीब लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं है। अब प्रोटीन आपको पता है कि कुछ सोर्सेज बहुत महंगे आते हैं। कोई बच्चा 40 किलोग्राम का है तो कहाँ से 40 ग्राम प्रोटीन खाएगा? तो उनको ये बीमारियां हो जाती है, ठीक है। बाकी एसेंशियल नॉन एसेंशियल की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। चलो, हिंदी में रीड कर सकते हो। फटाफट बात करते हैं फैट्स की। फैट्स का भी यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख सकते हो। एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फूड, तो कार्बोहाइड्रेट के बाद जो एनर्जी देगा वो हमें देता है फैट्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फैट जो हमें देता है वो देता है हमें 9 कैलोरीज, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है। ये भी अगर आप लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। चलो मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर वाली टेबल पे। मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी यहाँ पे, ठीक है। तो जो कार्बो फैट्स मैंने बताया था, फैट्स जो होते हैं ये हमें देते हैं 1 ग्राम पे 9 कैलोरीज। प्रोटीन्स हमें देते हैं 4 कैलोरीज, और कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं हमें 4 कैलोरीज, ठीक है। तो अगर इतना याद कर लोगे, ये लिख दोगे, तो भी भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स 4 कैलोरीज 1 ग्राम पे, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन पे 4 कैलोरीज, और फैट्स 1 ग्राम फैट पे 9 कैलोरीज हमें देता है, ठीक है। चलो, कहाँ गया ये, ठीक है। अब देखो, फैट जो होते हैं हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। हमारी बॉडी में दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब आपको विटामिन पता है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे भी कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें से जो ए डी ई के होता है ये होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल। और इसको याद करने का तरीका क्या है? ए डी ई के याद मत करो, इसको उल्टा याद करो। के ई डी ए, क्या बन गया ये? कीड़ा। के ई डी ए यानी कि कीड़ा। और कीड़ा के जो विटामिन होते हैं के ई डी ए यानी कि ये आपके होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। एंड आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी रिएक्शंस। तो बॉडी रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब देखो, हमारे जो फैट्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा अनहेल्दी, यानी कि जिसको हम सैचुरेटेड या फिर ट्रांस फैट बोल सकते हैं। और दूसरा होता है हेल्दी फैट, जो कि हमें खाने चाहिए, जो कि हमारा हो सकता है पॉली अनसैचुरेटेड या फिर मोनो अनसैचुरेटेड, या फिर जिसको आप अनसैचुरेटेड फैट भी सिंपल बोल सकते हो, ठीक है। पॉली और मोनो ये इसके भी थोड़े से और ज्यादा डीप बात हो गई। आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट इसको समझ सकते हो। अब सिर्फ सिंपल भाषा में समझो, सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये वो सारे डीप फ्राई जो ऑयल्स हम यूज करते हैं, ठीक है, नॉट डीप फ्राइड वाला। डीप फ्राइड वाला पार्ट हमारा ट्रांस फैट में चला जाएगा। जो भी ऐसे ऑयल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब हमारा सैचुरेटेड फैट में जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा फैट जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकेगा, वो सब हमारा अनहेल्दी फैट यानी कि सैचुरेटेड फैट्स में आएगा। जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये हम
क्या यूज करते हैं, कड़वा तेल यूज करते हैं, रिफाइंड यूज करते हैं। ये सब क्या है भाई, ये रिफाइंड ऑयल क्या है, इनको बनाया जाता है कंपनीज में, तो ये हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है। ट्रांस फैट जो हमारे डीप फ्राइड फूड्स होते हैं, जो आप जाके ये क्या क्या खाते हैं, मोमोज तो नहीं, फिर भी फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, चिली पटेटो खा रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपका बर्गर का जो पैटी बन रहा है, ये सब क्या है, डीप फ्राइड फूड्स की वजह से ट्रांस फैट में हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपकी बॉडी में दो तरह के फैट है जनरली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसमें आप ट्रांस फैट को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अनहेल्दी में आपका सैचुरेटेड और ट्रांस फैट दोनों आ जाता है। और हेल्दी फैट में आपका पॉली अनसैचुरेटेड या फिर मोनो अनसैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड भी आप बोल सकते हो, जिसमें आपकी अच्छी चीजें हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल आपने देखा होगा जो घर में यूज किया जाता है, ये सब आपका अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। ठीक है, सोर्सेज क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज में इंक्लूड स्वीट पोटैटो, एग्जांपल वेजिटेबल सोर्सेज इंक्लूड कोकोनट, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। चलो ठीक है, इसको इस तरह कंफ्यूज मत करना। रिस्क ऑफ सैचुरेटेड फैट क्या होता है, increase intake of saturated fats increase the chance of heart diseases and can be found in fast foods, pastries, biscuits। तो आपने कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, आपके सैचुरेटेड फैट की वजह से ही होता है। ठीक है, एक छोटा सा चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप याद रख पाओ, और ट्रिक की मदद से बताता हूँ। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में एक क्वेश्चन और ज्यादा पूछा जाता है कि इनमें से सॉलिड कौन सा होता है रूम टेम्परेचर में। तो एस से सैचुरेटेड है, तो जो सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि आपका बटर होता है, घी होता है ना, जो आपका डालडा वगैरह जो आता है, ये सब क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी जमा हुआ होता है। तो ये क्या होते हैं, ये सब हमारे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। और जो रूम टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो एस से सैचुरेटेड, एस से सॉलिड रहते हैं टेम्परेचर में, और फिर आपका बचा अनसैचुरेटेड जो कि सॉलिड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो पूरा सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, इस पार्ट को समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो, अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप 2x पे भी देख सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। अब मैक्रो की हमने बात कर ली, जो कि ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कम मात्रा में हमारी शरीर के अंदर चाहिए होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं, सेल फॉर्मेशन, डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज से बचने का काम, रिपेयर प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से काम करते हैं। डू नॉट सप्लाई अस विद एनर्जी, इनका काम हमें एनर्जी देना नहीं है, पर हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, उसको ग्रो करते रहना, इसका पूरा काम विटामिन और मिनरल्स का है, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे 3 हो गए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखो, जैसे कि आपने सुना होगा, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, बहुत सारे इसके अलावा और भी होते हैं, आयोडीन वगैरह हो गया, ये सब हमारे मिनरल्स में हो गए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये हमारे कहाँ आ गए, ये हमारे विटामिन, ये भी हमारे विटामिन में, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ गए। ठीक है, चलो एक एक करके इन सबके बारे में देख। बहुत आराम से सुनना, ज्यादा बर्डन मत लेना, धीरे धीरे रिवाइज करोगे, क्योंकि इसमें चीजें हैं याद करने के लिए, आपको पता होनी चाहिए। तो मैं भी धीरे धीरे आपको समझाता हूँ और आपको समझ में आ जाए। विटामिन की बात करते हैं। विटामिन क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दैट आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी, हमने ऊपर देख लिया था, बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और काम कराने में हेल्प करता है। बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए होता है। ठीक है, तो जितना हमें प्रोटीन चाहिए ना, 1 ग्राम, 120 ग्राम, 100 ग्राम, इतना नीचे होता है। सिर्फ दिन का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें 100 मिलीग्राम चाहिए होता है, जो कि बहुत कम होता है। ठीक है, दो ग्रुप्स होते हैं, हमने बात करी थी। एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल, जो हमने देख लिया था, कीड़ा, याद होगा ये ट्रिक, के ई डी ए, तो ये हमारे विटामिन से, विटामिन के ई डी ए, ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल इन फैट्स, अच्छा ये हो गया। स्टोर्ड इन लिवर एंड फैटी टिश्यूज, ये ध्यान रखना कि जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी में लिवर और फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं। अभी हम वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे, वो हमारी बॉडी में जनरली स्टोर नहीं होते। ठीक है, चलो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे भी एक आपके लिए टेबल डाल दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये आपके क्या है, फैट सॉल्युबल है। ठीक है, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, और इनको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है, इनके बारे में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। और इनके ये जो सेकेंडरी नेम है, अच्छा ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई बताओ कैल्सीफेरॉल किसका सेकेंडरी नेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी का ये है। टोकोफेरॉल किसका है, तो विटामिन ई का है। विटामिन के का फाइलकिनिन, ये आपको पता होना चाहिए। रेटिनॉल, विटामिन ए जो होता है जनरली हमारी आंखों के लिए होता है, हमारी आंखों में रेटिना होता है, तो इसीलिए हम इसको रेटिनॉल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी की बात हम नीचे करेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं। विटामिन बी के जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9, 12, इनको हम जो भी बोलते हैं, वो सारे नाम भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, और उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप उसको याद कर पाओगे। चलो फटाफट देखते हैं। विटामिन ए एल्मर मैक्लम ने डिस्कवर किया था 1930 में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना अगर नाम आता है, क्योंकि विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। रेटिनॉल हम इसको बोलते हैं। सोर्सेज क्या है, दूध है, दही है, चीज है, एग योक है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, स्पिनच, कैरेट, ये सारी चीजें हैं जो विटामिन ए में मदद करती हैं। कुछ इसमें से याद कर लेना, ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि इसमें से बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं पूछ लिया जाएगा कि बताओ
मिल्क किसका सोर्स है, क्योंकि विटामिन ए का भी है, डी का भी है, प्रोटीन का भी सोर्स है, बहुत चीजों का सोर्स होता है। तो आप इसमें से कुछ याद कर सकते हो, जैसे स्पिनच, कैरेट हो गया। और अगर आएगा भी तो आपसे सामने से पूछा जाएगा कि इनके बारे में बताओ कि क्या क्या इसके सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो डेवलपमेंट ऑफ आईज एंड स्किन, इसके डेवलप करने में मदद करता है। और नाइट ब्लाइंडनेस, अगर आपको डिफिशियंसी है विटामिन ए की, अगर आपको कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस का इशू आपको हो सकता है, जिससे ये आपको बचाता है, ठीक है। चलो विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी आपने सुना होगा बोन्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो क्या क्या इसका सोर्स है, देखो सनलाइट इसका सोर्स है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना। बाकी देखो एग योक, फिश, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये सब कॉमन हो रहा है, तो आप लिखने को आएगा तो ये कॉमन चीजें भी आप उसमें लिख सकते हैं। हेल्प्स इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन, देखो जो विटामिन डी होता है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर कोई आपको ये बोले कि अगर आपको हड्डियां स्ट्रांग करनी है तो जाके धूप में बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। धूप में बैठोगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, और फिर वो विटामिन डी आपके कैल्शियम और फास्फोरस की मदद से आपकी बोन को स्ट्रांग करेगा। तो अगर आप दूध नहीं पीते हो, कैल्शियम फास्फोरस के जो सोर्सेज हैं उसको कंज्यूम ही नहीं करते हो, सिर्फ धूप में बैठे रहोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीमार होगे, है ना। और डेफिशिएंसी क्या क्या हो सकती है, इसकी कमी से क्या होगा, रिकेट्स, सॉफ्टनेस ऑफ बोन और टीथ डिसीजेस, तो ये इश्यूज आपको हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बहुत कॉमन सा एक डिसीज होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, आपकी बोन बहुत वीक हो जाती है, तो ये भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी। बाकी रिकेट्स भी काइंड ऑफ सेम है, ये जनरली बूढ़े लोग को होता है जब आपकी बोन्स जो होती हैं वो वीक होने लगती हैं। विटामिन ई की बात करते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स हमें मिलता है, ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, मीट्स हमें मिलेगा। फंक्शन क्या करता है, क्रूशियल फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी इन बोथ मेन एंड वुमेन, तो हमारे जो अ, जितने भी हमारे सेक्स ग्लैंड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है विटामिन ई, और हमारी फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो विटामिन ई कंज्यूम करना जरूरी है, ठीक है। फिर डेफिशिएंसी की बात करते हैं, इसकी कमी से क्या हो सकता है, तो आपको वीकनेस हो सकती है इन मसल्स एंड द हार्ट, कैन लीड टू स्लो ग्रोथ, आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे हो सकती है, और पैरालिसिस में भी असर कर सकती है, ठीक है। तो पैरालिसिस बीमारी आपने देखी होगी जो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। विटामिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपकी क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी कि अगर आपको कट लग गया या फिर कोई चोट लग गई तो आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी देर में वो सूख जाता है, आपका खून जम जाता है, तो वो करने में कौन मदद करता है, वो आपका विटामिन के मदद करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज भी ये काम करती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है कि वो लड़ती हैं, सब कुछ ठीक करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका काम होता है ये सारी चीजें, बट विटामिन के मदद करता है, क्योंकि मैं हमने ऊपर बात करी थी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो इन सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो विटामिन के आपको यहाँ पे हेल्प करता है। तो कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, पोटैटोज हो गए, ये मदद करेंगे, ठीक है। एनीमिया आपको हो सकता है, या फिर ब्लड नॉट क्लॉटिंग इजिली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ब्लड है वो जमा नहीं हो पाएगा ठीक से अगर आप विटामिन के कंज्यूम नहीं करोगे। और एनीमिया भी आपको हो सकता है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उसका काउंट जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। चलो हिंदी में लिखा है, आप इसको यहाँ पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं फटाफट वाटर सोल्यूबल की। तो वाटर सोल्यूबल में आपका जो तीन चार हमने देख लिए थे, ए डी ई के, या फिर सॉरी इसको उल्टा पढ़ लेना तो कीड़ा हो जाएगा। इनके अलावा जो दो बचे यानी कि बी और सी, ये हमारे हो गए वाटर सोल्यूबल, ठीक है। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड नीड फ्रीक्वेंट इनटेक, जो हमारे फैट सोल्यूबल थे वो स्टोर हो रहे थे ना लीवर में, लेकिन ये हमारी बॉडी में जो वाटर सोल्यूबल है स्टोर नहीं होते, बॉडी से निकल जाते हैं, तो इन्हें हमें कंज्यूम करना रहता है टाइम टू टाइम। चलो ये देखो फटाफट मैंने एक टेबल बना दी है, इसको आप यहाँ रीड कर सकते हो। ये इनके सेकेंडरी नेम है, ठीक है, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नाइसिन, पैंथोनिक एसिड, पैराडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक एसिड और कोबालमीन, ये आपके होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, B1 से लेके B12 तक, और फिर ये विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलो एक ट्रिक बताता हूं मैं, मुझको याद आ गई है जिससे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, द रोहित एंड, ठीक है, एंड का मतलब वो एंड है, ठीक है, एंड पंथ, ये ऋषभ पंत है, पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट, ठीक है, ये याद हो जाएगा। द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट। अब B1 में द का टी से हो गया थाइमिन, B2 में रोहित के आर से हो गया राइबोफ्लेविन, B3 का एन से हो गया नाइसिन, B5 पंत से हो गया पैंथोनिक एसिड, B6 में प्लेट्स के पी से हो गया पैराडॉक्सिन, B7 बेस्ट से हो गया बायोटीन, B9 फास्ट से हो गया फॉलिक एसिड, और B12 क्रिकेट से हो गया कोबालमीन, क्रिकेट के सी से हो गया कोबालमीन। अब अगर आपको पूछा जाता है कि भाई B5 का नाम बताओ, तो आप याद करना विटामिन B1, B2, B3, B5, द रोहित एंड पंत, यानी कि पी से क्या था, पैंटोथेनिक एसिड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो।
यहाँ पे बेनिफिट्स दिए हैं, यूजेस इन द बॉडी दिया है, फूड सोर्सेज दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार देख लेता हूँ सही आपको आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो फटाफट देखते हैं B1 क्या काम करता है। आपको देखो ये चीजें याद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी। सोर्सेज इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बैठ के रटो, लेकिन उनका यूज क्या है बॉडी में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो B1 का क्या काम है, जिसको हम थायमिन बोलते हैं, हेल्प ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में हेल्थ और ग्रोथ को डेवलप करने में मदद करती है, सॉरी ग्रोथ को डेवलप करने में मदद करती है बॉडी में। विटामिन B2 एसेंशियल टू कीप द आईज, नोज, माउथ, लिप्स एंड टंग इन हेल्दी स्टेट। हमारे आईज, नोज, माउथ, लिप्स और टंग को हेल्दी स्टेट में रखने में मदद करते हैं। अच्छा अगर आप चाहो ना कि इसकी भी ट्रिक बना दो तो मैं इस पे भी वर्क कर सकता हूँ, आप कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि इसकी भी ट्रिक बनाई जाए, तो काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में बट बना लेंगे इसको। इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, B3 जो आपका नाइसिन होता है, इसको इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेशन, प्रमोटिंग नॉर्मल एपेटाइट एंड हेल्दी स्किन एंड नर्व्स, ठीक है। तो हमारी ये डाइजेशन को हेल्प करने में मदद करता है विटामिन B3। मिल्क और ड्राई फ्रूट इसके सोर्सेज हैं, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। पैंटोथेनिक एसिड हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो पैंटोथेनिक एसिड है, जो हमने पंत से याद किया था, ये हमारी बॉडी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में मदद करता है। एनर्जी रिलीज करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक प्रोटीन है। और कार्बन और ऑक्सीजन को भी ये हमारी बॉडी में यूज करने में मदद करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो हमारी आरबीसीज होती है उसको बनाने में भी B5 मदद करता है। तो भाई ऋषभ पंत यानी कि पंत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। B6 प्लेज अ की रोल इन प्रोटीन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो B6 जो होता है प्रोटीन और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। B7, अच्छा इसमें फायदे नहीं लिखे हैं बट डेफिशिएंसी से ही आप कर सकते हो। अच्छा देखो एक चीज आप यहाँ समझो कि फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस को उल्टा करके लिख दोगे तो वो हो जाएंगे डेफिशिएंसी, ठीक है। और डेफिशिएंसी को उल्टा करके लिख दोगे तो हो जाएंगे फंक्शन। मे लीड टू मसल स्ट्रेन, तो भाई B7 क्या करेगा, मसल स्ट्रेन से बचाता होगा। डिप्रेशन लिखा है डेफिशिएंसी में, तो भाई मूड अच्छा करता होगा। इम्पेयर्ड ग्रोथ, ग्रोथ खराब करता है, डेफिशिएंसी है तो ये ग्रोथ में भी हेल्प करता होगा। तो B7 आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। B9 फॉलिक एसिड, जिसको हमने फास्ट से याद किया था, फास्ट क्रिकेट लास्ट में आ गया। फंक्शन क्या है, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसीज देखो यहाँ भी आ गया। एनीमिया यहाँ पे वैसे नहीं लिखा है, मे कॉज ऑफ लॉस ऑफ एट्राइट, लेकिन एनीमिया जो हमने ऊपर बात करी थी कि आरबीसी की कमी होती है, तो ये भी आते आते आपका नीचे B9 B12 के इश्यूज ये आपके होते हैं, ठीक है। B12 जिसको हम कोबलमीन, जिसको हमने क्रिकेट से याद किया था, सी का क्रिकेट से कोबलमीन। स्पेलिंग है बहुत ही ज्यादा गलत हो गई है, मतलब बहुत ही गंदी स्पेलिंग लिखी मैंने अभी, वो मैं ठीक ठीक करता हूँ, ठीक है चलो। फंक्शन क्या है B12 का, हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हमारी बॉडी में जो जेनेटिक है, डीएनए है, आरएनए है, उसको बनाने में हेल्प करता है। और आरबीसीज को भी रेगुलेट ये करता है। और आपको देखो डेफिशिएंसी से एनीमिया भी हो रहा है। एनीमिया क्या था, जब आपके आरबीसीज का काउंट जो है वो नीचे हो जाता है, ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आया होगा। रीड करना एक बार दोबारा से पढ़ना, नोट्स डाउनलोड कर लेना तो समझ में आएगा। विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। फंक्शन क्या होता है, नीड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टू हील वुंड्स। It is used to make strong collagen, healthy teeth, gums, blood vessels and bones. कोलेजन जनरली हमारे फाइबर्स होते हैं जो कि होल्ड करके रखते हैं हमारे पार्ट्स को। टीथ हो गया, गम्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, बोन्स हो गए, इनमें भी प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सोर्सेज देखो क्या है, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, जितने भी हमारे साइट्रिक जूस वाले फ्रूट्स होते हैं ना, नींबू में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। जैसे आप देख सकते हो गुआवाज है, ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, जिनके अंदर जूस होता है, ये विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इसको हम बोलते हैं, देखो इसकी ट्रिक क्या है, कितने सारे सी आ रहे हैं, ASC। चलो विटामिन सी की बात कर लेते हैं फटाफट। तो क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हमें पता है। इसके फंक्शन क्या है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हील वुंड्स के लिए, अगर आपको चोट लगती है। यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग कोलेजन, कोलेजन जनरली एक फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पार्ट्स को होल्ड करके रखते हैं। हेल्दी टीथ, आपके दांतों को हेल्दी रखने के लिए। गम्स, जो मसूड़े हैं। ब्लड वेसल्स और आपकी हड्डियां, इन सबको प्रॉपर ग्रोथ करने में विटामिन सी जो है वो आपको हेल्प करता है। कॉसेज स्कर्वी, तो स्कर्वी एक बहुत ही कॉमन इशू है जो कि विटामिन सी को अगर पूछा जाएगा या आपसे अगर पेपर में आएगा भी तो यही पूछा जाएगा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो स्कर्वी आपको बीमारी होती है। अच्छा इसका ये जो देखो सेकेंडरी नेम है, या ये जो आपका इसका नेम है, दूसरा साइंटिफिक नेम है, इसको याद करने का तरीका, विटामिन सी, देखो इसमें कितने सारे सी हैं, ASC, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। तो भाई इतने सारे सी किसी में आ रहे हैं किसी टर्म में, तो वो विटामिन सी होगा ना, ऐसे याद कर लो इसको, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी अगर वैसे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में भी है, रीड कर लेना। फटाफट मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा इसमें, लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हो बैठ के तो बहुत अच्छी बात है, इसको आराम से सुनो।
रिलैक्स करके आराम से, ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन अगर थोड़ी-थोड़ी करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई आपका कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है? तो मुझको हेल्प होगी आगे पढ़ाने में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को, हमने ऊपर बात करी थी, और टोटल 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट ये हमारे होते हैं। किसकी बात हो रही है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हो रही है, मिनरल्स की बात अभी नहीं हो रही, ठीक है? इंपॉर्टेंस देखो क्या-क्या है। हेल्दी टीथ, बोन, ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फ्रॉम व्हिच द बॉडी इज डिवॉइड, ठीक है? ये भी हमें पता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। अच्छा देखो, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे मिनरल्स होते हैं जिसके बारे में हमें बात अभी करनी है। रिक्वायरमेंट देख लो क्या होता है। माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल रिक्वायरमेंट्स वेरी पर डे 0.1 टू 0.01 ग्राम्स ऑफ ईच। अब इसमें भी आपका माइक्रो और मैक्रो मिनरल दोनों ही तरीके के ये होते हैं, ठीक है? तो माइक्रो में भी कुछ आएंगे, उसका मैंने अलग टेबल बनाई है। मैक्रो की हमने अलग टेबल बनाई है, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ज्यादा का मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ देखो इतना है 0.01 ग्राम, जो मैंने आपको बताया था कि 100 मिलीग्राम तक आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रोज चाहिए होते हैं, ठीक है? शॉर्टेज, अ लॉन्ग टर्म शॉर्टेज ऑफ सर्टेन मिनरल्स कैन लीड टू थायराइड ग्लैंड इश्यू डिसीजेस। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है। ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर हो गया, वेट कंट्रोल हो गया, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है। आपने सुना भी होगा कि थायराइड का इश्यू हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी की, ठीक है? चलो, ये कुछ मिनरल का एक फोटोग्राफ है, इसको आप ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपके बॉडी के हैं, और ये क्या काम करते हैं वो लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। ये आपके हैं मैक्रो मिनरल्स, ठीक है? हाँ, ये आपके मैक्रो मिनरल्स है जिनकी मैंने एक टेबल बना दी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप यहाँ से रिवाइज कर पाओ इनको अच्छे से। चलो, हम यहाँ देख लेते हैं आपके नोट्स से, जो नोट्स मैंने बनाए हैं। कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम टर्म आपने सुना ही होगा। कैल्शियम, दूध नहीं पियोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टूट जाएंगे, कमजोर हो जाओगे। ये सब सुनने को बहुत मिलता है पेरेंट्स से। तो कैल्शियम लेने की बात करते हैं। सोर्सेज देख लो, मिल्क, एग योक, चीज, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह। फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ऑस्टियोपोरोसिस देखो यहाँ दिया हुआ है, रिकेट्स और इम्पेयर्ड ग्रोथ। तो कैल्शियम, जो आपके इसके क्वेश्चन आते हैं ना, जनरली ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में मिल सकते हैं, जहां पे आपको एक तरफ मिनरल्स का नाम लिख देगा और एक तरफ इनके काम लिख देगा कि भाई इनके फंक्शंस क्या हैं। तो आपको ये थोड़े बहुत पता होने चाहिए। सारे याद हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले तो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप कम से कम ऑड वन आउट करके तुम्हारा कर लो। फिर बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम क्या करता है? कीपिंग द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट एंड एक्टिव ऑल द टाइम। तो पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे मस्कुलर सिस्टम को फिट और एक्टिव रखने में मदद करता है हर पूरे टाइम में, ठीक है? फिर है सोडियम, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जो हम सॉल्ट खाते हैं, हम सोडियम अच्छी मात्रा में कंज्यूम करते हैं, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, जो हम जनरली डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने में हेल्प करेगा, ठीक है? मैग्नीशियम क्या करेगा? रिपेयर्स एंड मेंटेन्स बॉडी सेल्स। तो ये हमारी बॉडी में मेंटेन करने को, बॉडी सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। मीट, ब्राउन राइस, बीन्स, होल ग्रेन्स, ये सब आपके सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाती है। वोमिटिंग, फटीगिंग, वीकनेस, तो ये सारी चीजें आपकी मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस याद रखना, ऊपर वाली टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रोज रोज रिवाइज करते रहना, तो आपको याद हो जाएंगे। फॉस्फोरस क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का काइंड ऑफ सेम ही काम है, ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं, ठीक है? चलो, ऑस्टियोमलेशिया से भी बचाता है, ये भी देख लो। ऑस्टियोवर्ड कहीं भी देखने को मिले तो समझ जाना है बोन से रिलेटेड बात हो रही है। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? जो हमारे वीक लोग जो हमारे ओल्ड लोग होते हैं, उनकी बोन्स वीक हो जाती थी, ऐसा यहाँ पे लिखा भी है, वीकनिंग ऑफ बोन्स इन अडल्ट, ठीक है? चलो, ये आपके हैं माइक्रो मिनरल्स, ठीक है? वो ऊपर मैक्रो थे। अच्छा, ये भी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज बन जाती है, सीधे सीधे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपको दे देगा कि बताओ, आपको पीवाईक्यू, सॉरी पीवाईक्यू कह रहा हूं मैं, एमसीक्यू दे देगा। चार ऑप्शंस में से कह देगा बताओ इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है। अब एक बताओ कौन सा नहीं है, यानी कि तीन होंगे उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और एक होगा मैक्रो। अब आप बता दो कौन सा उसमें मैक्रो। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो कौन कौन से होते हैं, है ना? तो इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसमें मेरे ख्याल से जितने भी हैं आपने बहुत कम के नाम सुने होंगे। आयोडीन और आयरन आपने जरूर सुना होगा, तो ये माइक्रो है, इनको याद रख लो। बाकी ये सब आपने इतना ज्यादा नाम नहीं सुना होगा इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बाकी आपको ऊपर के पता होंगे, ठीक है? ये जो मैक्रो है, कैल्शियम आपको पता है इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम आपने सुना होगा, सोडियम आपने सुना होगा, मैग्नीशियम थोड़ा से लोगों ने नहीं सुना होगा बॉडी के केस में, तो अभी ध्यान रख लो, और फॉस्फोरस। तो ये पांच आपके मैक्रो हैं। इन पांचों को याद कर लो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इन पांचों के अलावा कोई भी आएगा तो वो आपका माइक्रो मिनरल हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हो। चलो, ये भी आपके पूरे पूरे दिए हुए हैं, इनको देख लेना। डिफिशियंसी से क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके सोर्सेज क्या होता है। टेबल बड़ी मेहनत से बनी है, तो आप लोग इसको यूज करना, ठीक है? चलो।
आयोडीन की बात कर लेते हैं। प्रॉपर थायराइड फंक्शन जो मैंने अब बात करी थी, थायराइड यहाँ पे आपका जो होता है, ठीक है, उसके फंक्शन के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपने देखा होगा कि गॉइटर हो जाता है लोगों को यहाँ पे, ये जो एडम्स एप्पल होता है ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा निकल आता है बाहर, है ना, जो मेल में जनरली होता है। गर्ल्स को भी गॉइटर का इश्यू हो सकता है, बट ऐसा थोड़ा सा समझ जाना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। इमेजेस देख लेना नहीं तो। स्वॉलन थायराइड ग्लैंड, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेलिंग आ जाती है उसमें, तो वो गॉइटर हो जाता है। और गॉइटर क्यों होता है? आयोडीन की कमी से होता है। बहुत ही कॉमन सा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बात करते हैं आयरन की, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन यानी कि जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारा आयरन मदद करता है उसमें बहुत ज्यादा। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में रेड जो हमारे ब्लड होता है उसमें रेडनेस देता है। और आयरन काम करता है हमारे ब्लड को ट्रैवल कराने में और उसको स्ट्रांग बनाने में, ठीक है। चलो, क्रोमियम स्टिमुलेट्स इंसुलिन एक्टिविटी। तो जो इंसुलिन होती है हमारी पैनक्रियाज, जो हमारी ग्लैंड्स होते हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से हमारी बॉडी में कंज्यूम हो पाए, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जो मदद कर रहा है वो हमारा क्रोमियम है। फिर बात करते हैं कॉपर की। हेल्प्स फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व फाइबर को ये फॉर्म करने में, बनाने में मदद करता है। कॉजेज हार्ट एंड किडनी फेलियर, लिवर डैमेज एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स, तो ये इश्यूज उसकी मदद से हो सकते हैं। कोबाल्ट मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, तो ये भी आरबीसी हो गया। तो देखो, दो तो आरबीसी आरबीसी आपको यहाँ पे मिल गए, आयरन भी आपको काइंड ऑफ आरबीसी से रिलेटेड मिल गया। तो ब्लड का काफी ज्यादा इसमें बात हो रही है, तो आप इनको भी कॉमन करके याद कर सकते हो। रिक्वायर्ड फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, अब देखो जिंक भी इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए आ गया और क्रोमियम भी इंसुलिन के लिए आ गया, तो ये भी आप दोनों साथ में याद कर सकते हो, ठीक है। जेड सी या सी जेड करके कोई शॉर्ट फॉर्म बना लो और इंसुलिन, ठीक है, या जिक लिख लो, जिक, जेड आई सी। तो ये जिंक, ये आपका इंसुलिन और ये क्रोमियम, ऐसे करके आप ट्रिक्स बना बना के याद कर सकते हो अगर चाहो। फिर बात करते हैं फ्लोरीन की। मेन सोर्सेज आर सी फूड एंड वाटर। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फॉर हार्डनिंग एनिमल पॉलिश ऑफ टीथ एंड प्रिवेंटिंग डेंटल डिसीजेस। तो जनरली हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? फ्लोरीन, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हिंदी में भी है। काफी ज्यादा लंबा सा ये टॉपिक हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है। सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करो या बैलेंस डाइट को डिफाइन करो, न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करो, कुछ भी दे देगा। और क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें इसमें पढ़ ली हैं, तो आप आराम से लॉन्ग आंसर्स में 5-5 6-6 लाइनें भी अगर एक-एक के बारे में लिखोगे तो बहुत ज्यादा चीजें आपकी हो जाएंगी लिखने के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आंसर लिखना तो टॉपिक्स कोशिश करना ज्यादा हो, और उसके अंदर की जो लाइंस हो वो अगर भली कम हो तो चलेगा। जैसे कि ये मत करना कि अगर आपको लिखने को आया न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो भाई आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में कहानी लिख दी, और मिनरल्स, विटामिन और वाटर के बारे में 2-2 लाइन लिख पाए। नहीं, आप ज्यादा लिखो। आप ये 6 चीजें लिखो, आप विटामिन को भी एक्सप्लेन करो, लेकिन इन 6 के बारे में अच्छी तरीके से चीजें लिखो। या फिर ऐसा ना हो कि आपसे मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछा तो सिर्फ आप प्रोटीन लिख पाए और कार्बोहाइड्रेट लिख पाए थोड़ा सा और फैट्स थोड़ा सा। नहीं, सबको लिखो और अच्छे से लिखो, यानी कि पॉइंट्स आपके ज्यादा होने चाहिए। न्यूट्रिएंट पूछा है तो भाई जितने भी हैं मैक्रो माइक्रो अच्छे से बताओ, उनके अंदर भले ही थोड़ी थोड़ी कम चीजें लिख लो चलेगा, लेकिन पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए कि भाई जो भी आपका एग्जामिनर आंसर पढ़े तो उसको पता हो कि हाँ आपने हर चीज को पढ़ा है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लो फटाफट। Which of the following best describes the primary role of macronutrients in the body? Macronutrient का क्या काम है? They are required in large quantities to supply energy, promote, ये ठीक ही लग रहा है। Provide taste, नहीं भाई। Prevent diseases from, नहीं। They are needed, नहीं। तो ए ठीक हो जाएगा। और सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपका है होमवर्क, ठीक है। डी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है मैंने आपको बताया था, बड़े आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये टॉपिक और ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगला टॉपिक आपको जो वीडियो जल्दी मिलेगा, तब तक आप अपना ध्यान रखो, और कोई भी अगर आपका फीडबैक हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो।